हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज हम लोग बात करेंगे विषय नागरिक शास्त्र के वर्ग 8 के एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। जैसा कि जानते हैं दोस्तों, आज हम लोग अध्याय 1 में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की देखते हैं। भारतीय संविधान, पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में कब शामिल किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत रूप से नीति में कब शामिल किया? 1934 में केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा 1934 में गठित की गई। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में हुआ था। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का प्रारूप किस अवधि में तैयार किया था? दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में तैयार किया था। नेपाल एक लोकतांत्रिक देश कब बना? जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि लोकतंत्र मतलब क्या होता है। लोकतंत्र की परिभाषा ये है कि लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन, लोगों के द्वारा शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। नेपाल ने एक लोकतांत्रिक देश 2008 में बना था। नेपाल ने अपना नया संविधान कब अपनाया? नेपाल ने अपना नया संविधान सन 2015 में अपनाया था। 1946 में गठित संविधान सभा के कितने सदस्य थे? 1946 में संविधान सभा में लगभग 300 सदस्य थे। भारतीय संविधान के जनक, पिता, जननी, रचयिता कौन थे? तो भारतीय संविधान के रचयिता, पिता, जनक, रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। संविधान निर्माण के समय किसने कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकी हैं, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। संघवाद से क्या आशय है? तो देश में एक से अधिक स्तर की सरकारों का होना। देश में एक से अधिक स्तर की सरकारों का होना, जैसे केंद्र, राज्य तथा पंचायत राज व्यवस्था में 3 और जैसे भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दे पर फैसले लेने का अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी थी, तो किसने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक है और इस विश्वास पर आधारित है कि व्यापक मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशलक्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर स्थिति को प्रोत्साहन देगी। दोस्तों अगले प्रश्न का देखते हैं। संविधान सभा के सदस्य के अय्यर ने इस परिभाषा को दिया था। संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का क्या कार्य होता है? विधायिका में निर्वाचित सदस्य होते हैं जो कानूनों को बनाते हैं, अर्थात विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानूनों को लागू करने और चलाने का काम करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि कार्यपालिका अर्थात कानूनों को लागू करने वाली संस्था, कानूनों को लागू करने वाली संस्था। अगला है न्यायपालिका। न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है? यह नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करती है
तो यह विधायिका और कार्यपालिका पर भी नज़र रखती है, अर्थात यह नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करती है। विधायिका कार्यपालिका को भी देखने का कार्य न्यायपालिका का भी होता है। नोट, अगला शब्द है नोट। सरकार किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियों या शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच में सत्ता का संतुलन बना रहता है। अगला शब्द है राज्य। राज्य का मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। राज्य का मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो 3 से अधिक सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। जैसे सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना, कानून को लागू करना, लेकिन चुनाव के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से नहीं कहीं ज़्यादा व्यापक होता है। उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहते हैं? भारतीय संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकारों वाले खंड यानी भाग 3 को कहते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार, संविधान में मौलिक अधिकार का बहुत बड़ा महत्व है। मौलिक अधिकार संविधान 36 से लेकर 51 अनुच्छेद तक वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। यानी मौलिक अधिकार व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान सभा ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान के किस खंड में जोड़ा गया है? संविधान सभा ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान के किस खंड में जोड़ा था? संविधान सभा ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान के खंड में क्यों जोड़ा था? पहली बात देखते हैं दोस्तों कि संविधान में इसको जोड़ने का तात्पर्य यह था ताकि और ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सकें। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार देखते हैं। अगला टॉपिक है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। समता का अधिकार। पहला है समता का अधिकार, अर्थात कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव वर्जित है यानी मना है। इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता, रहने और किसी भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार की स्वतंत्रता। इसका वर्णन अनुच्छेद 1919 से 22 तक दिया गया है। अब तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23-24 में इसका वर्णन किया गया है। मानव व्यवहार, जबरन श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पे रखना अपराध है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका वर्णन किया गया है। किसी भी धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक और
शैक्षणिक अधिकार, धार्मिक या भाषाई और अल्पसंख्यक समूह अपनी संस्कृति की रक्षा विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्था को खोल सकते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 29-30 में दिया गया है। अगला टॉपिक है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। यदि किसी नागरिक को लगता है कि उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत जा सकता है। संविधान सभा के सदस्यों को संविधान के एक प्रति पर अपना हस्ताक्षर कब किया था? संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान के एक प्रति प्रारूप पर अपना हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को किया था। संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान के एक प्रति पर अपना हस्ताक्षर कब किया था? तो 24 जनवरी 1950 को किया था। अगला है खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री जयराम दौलत राम जी थे। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो राजकुमारी अमृता कौर जी। राजकुमारी अमृता कौर जी। वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री जान मथाई थे। वित्त मंत्री जान मथाई थे। उस समय भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री जगजीवन राम जी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। मौलिक कर्तव्य 11 हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकार 10 ही थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार सिंह स्वर्ण समिति के आधार पर एक और मूल कर्तव्य शामिल किया गया था। जिस तरह से कुल मिलाकर मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य। बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कितने हैं और कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश से भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले 5 राज्य हैं, जिनमें से सबसे अधिक सीमा लगाने वाला बंगाल राज्य है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या 5 है, जिसमें सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश भारत से 40-96 किलोमीटर की सीमा लगाता है। सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ बंगाल की लगती है। बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अब भूटान से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला राज्य है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। भूटान से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन कौन से हैं? तो सिक्किम, बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन कौन सा है? तो नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या 5 है। पहला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। कौन कौन से हैं? तो नेपाल से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या 5 है। उसमें से पहला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कितने हैं? पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। जम्मू कश्मीर, लद्दाख दोनों यूटी थे, यानी यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। इनका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ है। इनका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ है। इससे पहले दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। अब आगे दोस्तों आते हैं म्यांमार से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य। म्यांमार से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो मिजोरम,
मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम आते हैं और अध्याय 2 का महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। टॉपिक है धर्मनिरपेक्ष की समझ। सऊदी अरब जैसे देश में गैर मुस्लिमों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। सऊदी अरब में देश में गैर मुस्लिम को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है और न ही इन धर्मों के लोग वहां पूजना अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। यानी नेपाल, अरब देशों में गैर मुस्लिमों को, यानी जो लोग मुस्लिम नहीं हैं, उनको मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है और न ही उनको इन धर्मों के लोगों को पूजा अर्चना के लिए तथा सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, प्रतिबंधित हैं। अगला शब्द है धर्मनिरपेक्ष। धर्म को राज्य देश से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। अर्थात धर्म को राज्य देश से अलग रखने की अवधारणा, यानी देश में किसी भी धर्म को प्राथमिकता न देना धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। सभी धर्मों को मानना ही धर्मनिरपेक्ष है। अध्याय 3 में हम जिक्र करेंगे संसद तथा कानूनों का निर्माण। संसद तथा कानूनों का निर्माण, इसके तहत आएंगे भारतीय संसद। लोकतंत्र भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान के केंद्रीय तत्व है। संसद भारतीय लोकतंत्र में संसद का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। ये इसका गठन अनुच्छेद 19 में इसका वर्णन किया गया है। भारत कब आज़ाद हुआ था? भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। चुनाव में पहली बार भारत में कब ईवीएम मशीन का इस्तेमाल हुआ था? चुनाव में पहली बार भारत में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल कब हुआ था? तो 2004 के आम चुनाव में 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई। 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई। संसद जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहते हैं। संसद किसे कहते हैं? कि जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहते हैं। इसका गठन अनुच्छेद 79 में दिया गया है। इसका गठन अनुच्छेद 79 में किया गया है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। भारतीय संसद देश की सबसे बड़ी या देश की सर्वोच्च कानूनों को बनाने वाली संस्था है। संसद का सदन इसको संसद के सदन के तहत इसमें 2 सभाएं आती हैं। एक होती है लोकसभा, दूसरी होती है राज्यसभा। इसका संसद का गठन अनुच्छेद 79 में किया गया है और इसमें राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। लोकसभा क्या है? लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। अब राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में किया गया है, इसको उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। लोकसभा के सदस्यों का काल 5 वर्ष है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। लोकसभा सदस्य का न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होती है। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं?
तो राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा में किस राज्य से सबसे अधिक सांसद हैं? तो लोकसभा में सबसे अधिक सांसद यानी संसद की सीट 80 है। लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 80 सीटें हैं। लोकसभा में किस राज्य के सांसदों की संख्या सबसे अधिक है? तो 80। 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो 17वीं लोकसभा का चुनाव सन 2019 में हुआ था। लोकसभा में 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था। संसद के सदस्यों को क्या कहते हैं? तो संसद के सदस्यों को सांसद, संसद सदस्य या सांसद, MP जिसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सदस्य। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, लोकसभा में कितने सदस्यों का चुनाव होता है? तो लोकसभा में 543 सदस्यों का चुनाव होता है। लोकसभा में कितने सदस्यों का चुनाव होता है? तो लोकसभा में कुल 543 सदस्यों का चुनाव होता है। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कुल सदस्यों की संख्या 545 होती है। केंद्र में सरकार बनाने के लिए कम से कम कितने लोकसभा सदस्य चाहिए? केंद्र में सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सदस्यों की आवश्यकता होती है। विपक्षी दल से क्या तात्पर्य? विपक्षी दल अर्थात संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। अर्थात जो पार्टी सरकार मिलकर बनाने में असमर्थ होती है उसी को विपक्षी दल कहा जाता है। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? तो लोकसभा में सत्ताधारी दल यानी जिसकी सरकार होती है उसका मुखिया देश का प्रधानमंत्री होता है। मंत्रियों का चुनाव कौन करता है? तो मंत्रियों का चुनाव प्रधानमंत्री करता है। मंत्रियों का चुनाव प्रधानमंत्री जी करते हैं। राज्यसभा, राज्यसभा अगला है राज्यसभा। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। विधेयक को कानूनी रूप से देने के लिए राज्यसभा की मंजूरी भी जरूरी है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और ज़रूरत पड़ने पर उसमें संशोधन भी करता है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होती है। विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा होती है। राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव होता है? तो राज्यसभा में कुल 233 सदस्यों का चुनाव होता है। कुल 245 सदस्य होते हैं जिसमें से 233 का चुनाव होता है और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इन सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। संसद सत्र किस काल से शुरू होता है? संसद सत्र प्रश्नकाल से शुरू होता है। संसद सत्र प्रश्नकाल से शुरू होता है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में किसकी भूमिका? लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है?
तो लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दलों की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत सरकार को या सरकार को कौन नियंत्रित रखती है और मार्गदर्शन करती है? तो भारतीय संसद, जिसका वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है। यह भारतीय सरकार को नियंत्रित रखती है और इसका मार्गदर्शन करने में सहायता करती है। 1870 का राजद्रोह कानून क्या है? 1870 का राजद्रोह कानून क्या है? जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है, तो जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है, तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को किसी की गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की ज़रूरत नहीं होती है। 1870 के राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार राजद्रोह की बहुत व्यापक परिभाषा का इस्तेमाल करती थी, लिहाजा वे इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। उन्हें बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, दमनकारी शब्द से आशय यह है कि स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना। मौलिक अधिकार को भी रोक देते हैं। घरेलू हिंसा कानून 2005 कब लागू हुआ? घरेलू हिंसा कानून 2005 सन 2006 में लागू किया गया था। अब दोस्तों आते हैं अध्याय नंबर 4 में न्यायपालिका पर। न्यायपालिका से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसे बोलते हैं उच्चतम न्यायालय, कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत गणतंत्र कब बना था? तो भारत गणतंत्र सन 26 जनवरी 1950 को बना था। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन इसको संपूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। भारत का सुप्रीम कोर्ट पहले किस भवन में चलता था? तो भारत का सुप्रीम कोर्ट पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में 1958 तक चला। न्यायपालिका की भूमिका, विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा, संविधान की व्यवस्था का अधिकार, संविधान की व्यवस्था का अधिकार। अगला आते हैं कि न्यायिक समीक्षा शब्द से क्या है? संविधान की व्यवस्था का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। जब इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का कानून क्रियान्वयन के अंतर्गत अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो वह सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में जा सकता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आते हैं। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। अदालतें सरकार के अधीन नहीं होती हैं। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती है। भारत में न्यायालय कितने स्तरों पर चलती हैं? तो भारत में न्यायालय 3 स्तरों पर चलते हैं। भारत में सबसे ऊपरी स्तर पर कौन सा न्यायालय है? तो भारत के सबसे ऊपरी स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय कहते हैं। उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय कहते हैं। किसी राज्य का सबसे ऊपरी न्यायालय उच्च न्यायालय
होता है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। भारत के न्यायपालिका की संरचना कैसी है? तो भारत के न्यायपालिका की संरचना पिरामिडी है। भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई थी। भारत के 3 प्रेसिडेंसी शहर कौन से थे? तो भारत के 3 प्रेसिडेंसी शहर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई थी। पंजाब और हरियाणा का साझा उच्च न्यायालय कहाँ है? तो पंजाब और हरियाणा का साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश का भी उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में ही है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का एक ही उच्च न्यायालय है, जिसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय कहा जाता है। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय अमरावती में स्थित है। इसका गठन 1 जनवरी 2019 को किया गया था। तेलंगाना का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो तेलंगाना का उच्च न्यायालय हैदराबाद में स्थित है। भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की न्यायिक व्यवस्था एकीकृत है। अधीनस्थ न्यायालय के अन्य नाम क्या हैं? तो अधीनस्थ न्यायालय के अन्य नाम ट्रायल कोर्ट, जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि हैं। फौजदारी कानून, आपराधिक कानून क्या होते हैं? तो फौजदारी कानून या आपराधिक कानून से तात्पर्य यह है कि इसे कानून में अपराध माना गया है, जैसे चोरी, डकैती, दहेज के लिए औरतों को तंग करना आदि। इसमें आमतौर पर पहली प्राथमिकता या सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज की जाती है, तब अदालत में मामला जाता है। दोषी पर जेल और जुर्माना दोनों लगाया जाता है। दीवानी कानून, सिविल लॉ या दीवानी कानून, इससे तात्पर्य क्या है? इससे तात्पर्य यह है कि इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है, जैसे जमीन की खरीद बिक्री, खरीदारी, किराया, तलाक आदि। इसमें अदालत राहत सुलह की व्यवस्था करती है। मिड डे मील योजना की शुरुआत एक जनहित याचिका से ही शुरू हुई थी। जनहित याचिका, इसको PIL बोलते हैं शॉर्ट रूप में। 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की शुरुआत की थी, ताकि न्यायिक व्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। जनहित याचिका कोई भी नागरिक या संस्था कर सकती है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकार के हनन से संबंधित है। जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों में से किसी भी में दायर किया जा सकता है। यह न्यायालय को पत्र या तार टेलीग्राम से भी किए जा सकते हैं। बंधुआ मजदूर और बिहार में सज़ा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका दायर किया गया था। जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। इसको अनुच्छेद 21 के तहत रखा गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। जीवन के लिए अधिकार के अंतर्गत ही आजीविका का अधिकार आता है। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की गई है? तो अनुच्छेद 21 के तहत। यह प्रश्न दोस्तों CTET पेपर 2 में जुलाई 2023 में आया गया था। अध्याय 5 में आते हैं
तो अध्याय 5 में देखते हैं आदिवासी शब्द का मतलब क्या होता है। आदिवासी शब्द का मतलब अर्थात मूल निवासी से है। आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है। सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। भारत में कितने % आबादी आदिवासी है? तो भारत में लगभग 8% आबादी आदिवासी है। भारत में कितने तरह के आदिवासी समूह हैं? तो भारत में 500 से अधिक तरह के आदिवासी समूह हैं। उड़ीसा में कितने तरह के जनजातीय समूह रहते हैं? तो उड़ीसा में 60 से अधिक प्रकार के जनजातीय समूह निवास करते हैं। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं जो इस्लाम, हिंदू, ईसाई और धर्मों से बिल्कुल अलग होते हैं। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली आदिवासी भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली आदिवासी भाषा गोंड है। शाही सेनाओं का मुख्य आधार क्या होता है? तो शाही सेनाओं का मुख्य आधार हाथी होता है। भारत का चाय उद्योग असम में किसके बलबूते खड़ा हुआ है? भारत का चाय उद्योग असम में आदिवासियों के बलबूते ही खड़ा हुआ है। असम में कितने आदिवासी हैं? तो असम में लगभग 70 लाख आदिवासी हैं। न्यायगिरी पहाड़ी कहाँ है? न्यायगिरी पहाड़ी उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित है। भारत में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? तो भारत में 108 राष्ट्रीय पार्क हैं जो 40,564 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। भारत में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो भारत में NCERT के अनुसार 543 वन्य जीव अभयारण्य हैं। यह 1,19,776 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। अब आते हैं आदिवासी पौधों का इस्तेमाल करते हैं या जानते हैं। 10,000 आदिवासी कितने पौधों का इस्तेमाल करते हैं? लगभग 10,000 पौधे का इस्तेमाल होता है, जिसमें 3500 प्रजाति भोजन के लिए, 8,000 प्रजाति दवाई के लिए, 325 कीटनाशक, 425 गोंद रेजिंग और 550 रेशा की प्रजातियां पाई जाती हैं। अल्पसंख्यक शब्द से क्या आशय है दोस्तों? वैसे समुदाय जिनकी संख्या अन्य समुदायों की तुलना में बहुत कम होती है उनको अल्पसंख्यक समुदाय कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल आबादी का कितना % मुस्लिम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों का परसेंटेज भारत में आबादी का कितना % मुस्लिम है, यानी कितने % मुस्लिमों की आबादी है? तो 14.2% मुस्लिमों की आबादी है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितना है? तो कुल साक्षरता दर 74% है। हिंदू की साक्षरता दर 63% है। मुस्लिम की साक्षरता दर 57% है। ईसाई की साक्षरता दर 74% है। सिख की 67% है। बौद्ध की 71% है। जैन धर्म की सर्वाधिक साक्षरता दर 86% है। सच्चर समिति में किस चीज़ का वर्णन है? तो न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर जी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा गठित 2005 में एक समिति गठित की गई जो भारत में मुस्लिम समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेती थी। अब हम दोस्तों देखते हैं अध्याय नंबर 6 में महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अनुच्छेद 17 में किस चीज़ का वर्णन है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत यानी छुआछूत निषेध का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 15 में किस चीज़ का वर्णन है? तो अनुच्छेद 15 में भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कट ऑफ क्या कहते हैं? कट ऑफ का मतलब क्या है दोस्तों? कट ऑफ मतलब होता है न्यूनतम अंक सीमा, यानी इतना नंबर कम से कम होना चाहिए। आगे दोस्तों, संत कबीर पेशे से क्या थे? संत कबीर जी पेशे से बुनकर थे। SC/ST एक्ट 1989, SC/ST एक्ट यानी शेड्यूल कास्ट, और जो होता है कि शेड्यूल कास्ट यानी SC और ST के साथ भेदभाव एवं उनके साथ हिंसा करने के लिए एक्ट 1989 का गठन किया गया था। अब हम दोस्तों आते हैं अध्याय नंबर 7 पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है।
जन सुविधाएं, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली और सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज आदि। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार 14 वर्ष के से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। निजी कंपनियां केवल और केवल मुनाफा के लिए चलती हैं। जन सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो जन सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग कौन सा है? तो दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग मुंबई लोकल ट्रेन है। प्रतिदिन इसमें 65 लाख यात्रियों को आना जाना दर्शाया गया है, या आते जाते हैं 65 लाख लगभग। सुलभ, ये आगे प्रश्न आते हैं अध्याय नंबर 8 में कानून और सामाजिक न्याय। कानून और सामाजिक न्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पावर लूम, पावर लूम किसे कहते हैं? बिजली से चलने वाले कर घरे, यानी बिजली से चलने वाले जो होते हैं ये पावर लूम कहलाते हैं। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी 24 साल पहले भोपाल मध्य प्रदेश में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई थी। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। 2 दिसंबर 1984 को रात 2 बजे यूनियन कार्बाइड को इसी संयंत्र से मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसने लगी। यह बेहद जहरीली गैस थी। इसमें बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। उस टाइम चेयरमैन एंडरसन थे। अब यूनियन कार्बाइड कंपनी को कौन कंपनी चला रही है? तो अब यूनियन कार्बाइड कंपनी को डाउ केमिकल कंपनी चला रही है। चीन में विश्वव्यापी भयंकर अकाल कब पड़ा? तो चीन में विश्वव्यापी भयंकर अकाल 1958-61 के दौरान पड़ा था। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आगामी एग्ज़ाम में कारगर सिद्ध होंगे। धन्यवाद दोस्तों।